हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडू आइलैंड। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एपीएससी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रीलिम्स का जीएस 2 और सीसेट के क्वेश्चंस के बारे में। जितना भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा ये पूरा प्रीवियस ईयर पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है। इस वीडियो देखने के बाद आप लोगों को पूरा समझ आ जाएगा कि एपीएससी का सीसेट का पेपर में कैसे क्वेश्चंस रहता है एंड आप लोगों को उन सब क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना एंड साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग जैसे देख रहे हो डायरेक्शन दिया हुआ है, मतलब कि ये सीसेट का रीजनिंग का पजल का क्वेश्चन है। यहाँ पर डायरेक्शन में बोल रहा है कि रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो आपको इस पूरा पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ के समझना पड़ेगा। देन उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, इन सब क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पजल का खासियत यह है कि जो क्वेश्चन है उसको आप लोगों को अच्छे से समझना पड़ता है, देन उसके बाद सॉल्व करना पड़ता है। एंड आप लोग मेरे साथ सॉल्व कीजिए जिससे आप लोगों का कंफ्यूजन और भी क्लियर होगा। तो यहाँ पर स्पेस नहीं है सॉल्व करने के लिए, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे देख रहे हो वही पजल का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर स्पेस है, मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पर डायरेक्शन दिया हुआ था कि 8 पीपुल ABCDEPG एंड H लिव इन एन 8-story बिल्डिंग बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड 1 एंड द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड 8। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 8 पीपुल है, दैट इज ABCDEPG एंड H, एंड वो लोग 8 फ्लोर का एक बिल्डिंग में रहते हैं। एंड उस बिल्डिंग का जो लोअर मोस्ट फ्लोर है वो है नंबर 1 एंड टॉप मोस्ट फ्लोर है नंबर 8। तो हम लोग यहाँ पर बिल्डिंग का फ्लोर को ड्रॉ कर लेते हैं। तो बोला था कि लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1, तो ये है लोअर मोस्ट फ्लोर, दैट इज नंबर 1। देन उसके बाद नंबर 2, देन उसके बाद नंबर 3, देन उसके बाद नंबर 4, देन उसके बाद नंबर 5, देन उसके बाद नंबर 6, देन उसके बाद 7 एंड देन उसके बाद नंबर 8, मतलब कि टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 8। तो आप लोग समझ रहे हो कि 8 फ्लोर का बिल्डिंग है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर बट नॉट ऑन द फ्लोर नंबर्ड सेकंड और फोर्थ। दैट इज ए इवन नंबर फ्लोर पे रहता है बट सेकंड और फोर्थ पे नहीं रहता है। अगर सेकंड और फोर्थ पे नहीं रहता है मतलब कि इधर 6 पे रहेगा या फिर 8 पे रहेगा, मतलब कि 6 पे रहेगा ए या फिर 8 पे रहेगा। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो प्रोजेक्शंस को लिया है, दैट इज नंबर 1 प्रोजेक्शन और पॉसिबिलिटी एंड नंबर 2 प्रोजेक्शन और पॉसिबिलिटी। देन उसके बाद बोल रहा है कि ओनली 3 फ्लोर्स आर देयर बिटवीन ए एंड बी, मतलब कि ए एंड बी के बीच में 3 फ्लोर है। तो यहाँ पर नंबर 1 प्रोजेक्शन पे बी आएगा 2 पे, क्योंकि ए एंड बी के बीच में 3 फ्लोर है। एंड नंबर 2 प्रोजेक्शन पे बी आएगा 4 पे, क्योंकि ए एंड बी के बीच में 3 फ्लोर है। देन उसके बाद बोल रहा है कि ओनली 2 पीपुल लिव बिटवीन सी एंड ई। तो यहाँ पर सी एंड ई प्रोजेक्शन पे अभी तक नहीं आया, इसलिए साइड पे हम लोग नोट करके लिख देते हैं कि सी एंड ई के बीच में 2 लोग हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने नोट करके लिख दिया कि सी एंड ई के बीच में 2 लोग हैं। देन उसके बाद बोल रहा है कि पी लिव्स ऑन 5th फ्लोर व्हिच इज अबव डी, मतलब कि पी 5th फ्लोर पे है, पी 5th फ्लोर पे है, पी 5th फ्लोर पे है। देन बोल रहा है कि देयर आर इक्वल नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर्स ऑन व्हिच ई एंड बी लिव एंड बिटवीन द फ्लोर्स ऑन व्हिच ए एंड ई लिव, मतलब कि ई एंड बी के बीच में जितना फ्लोर है ए एंड ई के बीच में उतना ही फ्लोर है। अगर ई एंड बी के बीच में जितना फ्लोर है एंड ए एंड ई के बीच में उतना ही फ्लोर है, मतलब कि ई ए एंड बी के बिल्कुल मिडिल पे आएगा। ये आप लोग समझ रहे हो, क्योंकि ए एंड ई के बीच में जितना फ्लोर है ई एंड बी के बीच में उतना ही फ्लोर है, तो दैट मीन्स ई बिल्कुल मिडिल पे आएगा ए एंड बी का। तो हम लोग यहाँ से ई को पुट कर सकते हैं, ई 4 पे आएगा। आप लोग देख रहे हो ए एंड ई के बीच में 1 फ्लोर है, ई एंड बी के बीच में 1 फ्लोर है। एंड सेकंड प्रोजेक्शन में ई आएगा 6th फ्लोर पे, आप लोग समझ रहे हो। देन उसके बाद बोल रहा है कि एच लिव्स इमीडिएटली बिलो डी फ्लोर, मतलब कि एच जो है डी के ठीक नीचे रहेगा, मतलब कि डी के ठीक नीचे रहेगा एच। देन उसके बाद बोल रहा है कि जी लिव्स इमीडिएटली बिलो एस फ्लोर, मतलब कि जी ए का फ्लोर का जस्ट नीचे रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग जैसे देख रहे हो प्रोजेक्शन 1 कैंसिल हो गया है, क्योंकि ए का नीचे का जो फ्लोर है दैट इज 5th फ्लोर, यहाँ पर वैकेंट नहीं है, पी ऑलरेडी है यहाँ पर, मतलब कि जी यहाँ पर नहीं बैठ सकता, तो इसलिए प्रोजेक्शन 1 कैंसिल हो गया है। तो रह गया है प्रोजेक्शन 2। तो प्रोजेक्शन 2 में हम लोग जी को बैठाएंगे, तो जी आएगा 7th पे, दैट मीन्स ए का टिक नीचे आएगा जी। एंड यहाँ पर बोला था कि सी एंड ई के बीच में 2 फ्लोर है, दैट मीन्स सी आएगा 3 पे
एंड सी एंड ई के बीच में यहाँ पर आप लोग जैसे देख रहे हो 2 फ्लोर है यहाँ पर। एंड रह गया है डी एंड डी के ठीक नीचे एच आएगा, दैट मीन्स डी आएगा 2 पे एंड एच आएगा 1 पे। क्वेश्चन सॉल्व। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, हम लोग स्लाइड 1 पे जाके इसका क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पी लिव्स ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर्स। तो ये बिल्कुल इजी है क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में भी था पी लिव्स ऑन 5th फ्लोर, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 5th। देन क्वेश्चन 2 में पूछ रहा है कि हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर बिटवीन बी एंड डी, दैट मीन्स बी एंड डी के बीच में कितना फ्लोर्स है। तो बी था 4th फ्लोर पे एंड डी था 2nd फ्लोर पे, दैट मीन्स बी एंड डी के बीच में एक ही फ्लोर है जो है 3rd फ्लोर। दैट मीन्स इसका आंसर है 1, ओनली 1 फ्लोर आर देयर बिटवीन बी एंड डी एंड वो 1 फ्लोर है 3rd फ्लोर। आई होप आप लोग समझ रहे हो। देन उसके बाद पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर। तो इसका आंसर ऑप्शन ए एच। आप लोगों को शायद याद है डी के नीचे एच आया था एंड एच था फर्स्ट फ्लोर पे। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पजल, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन द 7th फ्लोर। तो आप लोगों को बताना है कि 7th फ्लोर पे कौन था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी दैट इज जी था 7th फ्लोर पे, क्योंकि 8th फ्लोर पे था ए, देन उसके ठीक नीचे आया था जी, तो जी 7th फ्लोर पे था। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये मैथ्स का एरिथमेटिक का प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। यहाँ पर बोल रहा है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹480 ए पर्सन लॉस्ट 20%, फॉर व्हाट शुड ही सेल इट टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20%। एक पर्सन ने एक आर्टिकल को 480 में सेल किया है एंड उसका 20% लॉस हुआ है। तो अगर उसको 20% प्रॉफिट कमाना है तो उस आर्टिकल को उसको कितने में सेल करना पड़ेगा। तो मान लीजिए आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 100x। अगर 100x कॉस्ट प्राइस है एंड उसने 20% लॉस में उसको बेचा है, मतलब कि सेलिंग प्राइस होगा 80x, क्योंकि 100x का अगर 20% लॉस निकालेंगे तो होगा 80x, क्योंकि 100 का 20% चला गया मतलब कि 80 रह गया, 80x सेलिंग प्राइस। एंड उस सेलिंग प्राइस का वैल्यू दिया हुआ है 480, मतलब कि 80x का वैल्यू है 480। आई होप आप लोग समझ रहे हो। तो यहाँ से x निकल जाएगा, तो x का वैल्यू आएगा 6, क्योंकि 0 0 चला गया एंड 8 से यहाँ पर काटेंगे तो 6 आएगा। तो अगर x का वैल्यू 6 है तो कॉस्ट प्राइस निकलेगा 600। आप लोग समझ रहे हो, क्योंकि 100 × 6 = 600। तो अभी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आ गया है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इस आर्टिकल को कितने में बेचना पड़ेगा जिससे उसका 20% प्रॉफिट हो। तो अगर 600 का 20% प्रॉफिट निकालना है, मतलब कि 600 × 20% प्रॉफिट मतलब 120, मतलब कि 100 + 20 मतलब कि 120, 120 डिवाइडेड बाई 100। तो आप लोग शायद समझ रहे हो कि मैंने 120 कैसे लिखा, क्योंकि 20% प्रॉफिट मतलब कि 100 + 20 मतलब कि 120, मैंने डायरेक्ट कर लिया इसको। तो इसको सॉल्व करने से आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। तो 0 0 गया, 0 0, तो रह गया है 6 × 120 मतलब कि 720 रुपीज़। आप लोगों का आंसर 6 × 120 मतलब 720। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 720 रुपीज़। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये मैथ्स का एरिथमेटिक का जो टाइम एंड वर्क है, तो टाइम एंड वर्क टॉपिक का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि विजय कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, मतलब कि विजय ने एक वर्क को 24 डेज में किया है। देन उसके बाद बोल रहा है कि राकेश कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज, मतलब कि राकेश ने वही वर्क को 30 डेज में किया है। देन उसके बाद बोल रहा है कि विनोद इन 40 डेज, मतलब कि विनोद ने वही वर्क को 40 डेज में किया है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं विजय 24 डेज, राकेश 30 डेज एंड विनोद 40 डेज। तो अगर हम लोग 24, 30 एंड 40 का एलसीएम निकालेंगे तो हम लोगों का टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं 24, 30, 40। तो इन तीनों का एलसीएम होगा 120। एंड आप लोगों को मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ, वर्क डन = एफिशिएंसी × टाइम। तो ये एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आप लोगों को इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस फार्मूले का ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर विजय का सबसे पहले देखें तो विजय का टाइम है 24 एंड वर्क है 120, मतलब कि टाइम भी है वर्क भी है। तो यहाँ से विजय का एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा, मतलब एफिशिएंसी = वर्क बाई टाइम, मतलब कि 120/24। तो विजय का एफिशिएंसी होगा 5। सेम इसी तरह राकेश का होगा 120/30 मतलब कि 4 एफिशिएंसी एंड विनोद का होगा 3 एफिशिएंसी। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर कॉपी में नोट करके लिख दीजिए कि विजय का एफिशिएंसी था 5, राकेश का एफिशिएंसी था 4
एंड विनोद का एफिशिएंसी था 3 एंड टोटल वर्क था 120। तो यहाँ पर मैं तीनों का एफिशिएंसी लिख देता हूँ, विजय, राकेश एंड विनोद। तो विजय का एफिशिएंसी था 5, राकेश का एफिशिएंसी था 4 एंड विनोद का एफिशिएंसी था 3 एंड टोटल वर्क था 120 एंड वर्क डन का फॉर्मूला था W इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। देन बोल रहा है कि विजय एंड विनोद वर्क फॉर 4 डेज, मतलब कि विजय एंड विनोद ने एक साथ काम किया है 4 डेज तक। देन बोल रहा है कि एंड हैंडेड इट टू राकेश, मतलब कि इसके बाद उन लोगों ने उस काम को राकेश को हैंड ओवर कर दिया। देन उसके बाद बोल रहा है कि राकेश वर्क फॉर सम डेज, यहाँ पर टाइम नहीं दिया हुआ है राकेश का, एंड हैंडेड इट अगेन टू विजय एंड विनोद 6 डेज बिफोर कंप्लीटिंग द वर्क। फॉर हाउ मेनी डेज डिड राकेश वर्क? तो राकेश ने कुछ दिन तक काम किया, अकेला काम किया राकेश ने। देन उसके बाद उसने अगेन इस काम को हैंड ओवर कर दिया है विजय एंड विनोद को, एंड उन लोगों ने लास्ट 6 डेज तक काम किया, मतलब कि लास्ट 6 डेज काम किया उन लोगों ने। तो आप लोगों को निकालना है कि वो जो टाइम है राकेश ने कितना दिन तक काम किया था, उस टाइम को आप लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले अगर विजय एंड विनोद ने एक साथ काम किया तो उन लोगों का एफिशिएंसी प्लस होगा। तो विजय का एफिशिएंसी था 5 एंड विनोद का था 3, मतलब कि दोनों का अगर एफिशिएंसी प्लस होगा तो टोटल एफिशिएंसी होगा 8 एंड उन लोगों ने काम किया 4 डेज तक। यह रहेगा विजय एंड विनोद का टोटल वर्क 8 इंटू 4। यहाँ पर जैसे देख रहे हो एफिशिएंसी इंटू टाइम, मतलब कि ये था एफिशिएंसी एंड ये था टाइम। देन उसके बाद राकेश ने कुछ दिन तक काम किया, तो राकेश का एफिशिएंसी था 4 एंड उसने टी डेज के लिए काम किया मान लीजिए। तो राकेश ने टोटल वर्क किया 4T एंड इस टी को आप लोगों को निकालना है, आप लोग समझ रहे हो। एंड देन उसके बाद राकेश ने उस वर्क को हैंड ओवर कर दिया अगेन विजय एंड विनोद को। तो विजय एंड विनोद का टोटल एफिशिएंसी था 5 + 3 मतलब कि 8 एंड उन लोगों ने लास्ट 6 डेज तक काम किया, मतलब 8 इंटू 6, तो उन लोगों ने 6 डेज और काम किया। तो ये टोटल वर्क है, मतलब कि 120 है, इन सब का साम है 120, मतलब कि ये पार्ट ऑफ वर्क है विजय एंड विनोद ने किया। देन उसके बाद राकेश ने ये पार्ट किया एंड देन उसके बाद विजय एंड विनोद ने अगेन ये पार्ट किया, मतलब कि इन सब का साम है 120। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 32 + 40 + 48 इज इक्वल टू 120। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 4T + 80 इज इक्वल टू 120। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि 4T इज इक्वल टू 40, तो T इक्वल टू 10। तो ये T का वैल्यू आप लोगों को निकालना था, दैट इज टाइम। तो टाइम है 10 डेज, तो राकेश ने 10 डेज के लिए उस वर्क को किया था, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 10 डेज। आई होप आप लोगों को समझ आया है। देन यहाँ पर एरिथमेटिक का एज का क्वेश्चन दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ मदर्स एज टू अ डॉटर्स एज इज 9:5। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 1125, मतलब कि यहाँ पर रियल वैल्यू दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 years। तो यहाँ पर मदर एंड डॉटर का एज का रेशियो दिया हुआ है, मतलब कि मदर इज टू डॉटर इज इक्वल टू 9:5। तो यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है मदर एंड डॉटर का एज का। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कांस्टेंट लेके कि मदर का एज है 9x एंड डॉटर का एज है 5x। एंड यहाँ पर बोला था कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 1125। तो यहाँ पर रियल वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग रियल वैल्यू निकाल सकते हैं इससे, मतलब कि 9x × 5x इज इक्वल टू 1125। तो यहाँ से आएगा 45x² इज इक्वल टू 1125। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि 9x² इज इक्वल टू 225। तो 3x इक्वल टू 15, क्योंकि ये दोनों स्क्वायर पे है, मतलब कि 15 का स्क्वायर है 225। तो 3x इज इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू 5। तो अगर x का वैल्यू निकल गया है, मतलब कि मदर का ओरिजिनल एज है 9 × 5 मतलब कि 45 एंड डॉटर का ओरिजिनल एज है 25। तो अभी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 years, मतलब कि अगर मदर का अभी का एज 45 है एंड डॉटर का 25 है, तो मदर का 5 years के बाद कितना होगा? तो 45 + 5, मतलब कि 5 years के बाद होगा मदर का 50 एंड डॉटर का होगा 25 + 5 मतलब कि 30। एंड आप लोगों को पूछा था कि मदर एंड डॉटर का 5 years के बाद एज का रेशियो क्या है,
तो इसको बताना है आप लोगों को, मतलब कि 50:30, मतलब कि 5:3। तो ये आप लोगों का आंसर है, मतलब कि 50:30 मतलब कि 5:3। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 5:3। आई होप आप लोगों को समझ आया है। तो यहाँ पर आप लोग जैसे देख रहे हो स्टेटमेंट दिया हुआ है, मतलब कि ये रीजनिंग का सिलॉक्स का क्वेश्चन है। तो आप लोगों को बताना है कि इस स्टेटमेंट के बेसिस पर यहाँ पर कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों को वेन डायग्राम का सहारा लेना पड़ेगा, मतलब कि वेन डायग्राम से करना पड़ेगा आप लोगों को। तो हम लोग सबसे पहले वेन डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि नो बुक आर पेज, मतलब कि कोई भी बुक पेज नहीं है, पेज नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। देन बोल रहा है कि ऑल पेजेस आर मार्कर, मतलब कि सबका सब पेज मार्कर है, मतलब कि ऑल पेजेस आर मार्कर। तो सब पेज मार्कर के अंदर आ जाएगा। देन उसके बाद बोल रहा है कि ऑल मार्कर्स आर आर्टिकल, मतलब कि सब मार्कर्स आर्टिकल के अंदर आ जाएगा, मतलब कि ऑल मार्कर्स आर आर्टिकल, सब मार्कर्स आर्टिकल के अंदर आ जाएगा। तो सबसे पहला कंक्लूजन बोल रहा है कि ऑल पेजेस आर आर्टिकल। क्या सब पेजेस आर्टिकल है? जी हाँ, बिल्कुल है। ऑल पेजेस आर आर्टिकल, सब पेजेस आर्टिकल के अंदर है, मतलब कि ऑल पेजेस आर आर्टिकल, ये करेक्ट है, ऑप्शन 1। देन उसके बाद कंक्लूजन 2 बोल रहा है कि एटलीस्ट सम आर्टिकल्स आर मार्कर। क्या कुछ आर्टिकल मार्कर है? जी हाँ, बिल्कुल है। यहाँ पर जैसे देख रहे हो कुछ आर्टिकल मार्कर है, मार्कर आर्टिकल के अंदर है। एंड यहाँ पर है सब आर्टिकल, सब आर्टिकल यहाँ पर है। एंड आर्टिकल का कुछ पार्ट मार्कर है, यहाँ पर आप लोग जैसे देख रहे हो मार्कर। तो ये भी करेक्ट है, कंक्लूजन 2। तो इसका आंसर है ऑप्शन ई, इफ बोथ द कंक्लूजन फॉलो, दैट इज 1 and 2 बोथ फॉलो। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एक्स इन द सीक्वेंस। तो आप लोगों को बताना है कि ये जो नंबर सीरीज दिया हुआ है, ये मैथ्स का नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर सीरीज का। तो ये जो नंबर सीरीज है, इसमें एक्स के प्लेस पर क्या आएगा आप लोगों को बताना है। तो मैं फिर से इस नंबर सीरीज को लिख देता हूँ, 8 4 4 6 12। एंड यहाँ पर क्या आएगा आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर आप लोग जैसे देख रहे हो सीरीज डिक्रीज होके फिर से इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि ये 0.5 मल्टीप्लिकेशन का सीरीज है। तो आप लोग ये बात हमेशा याद रखना कि अगर नंबर सीरीज में सीरीज डिक्रीज होकर फिर से इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि ये 0.5 का सीरीज है। तो हम लोग ये अप्लाई करते हैं। यहाँ पर आप लोग जैसे देख रहे हो 8 से 4 कैसे आया, इंटू 0.5 करने से 4 आएगा। देन उसके बाद और 0.5 इंक्रीज करके इंटू करेंगे, मतलब कि इंटू 1 4 आएगा, 4 इंटू 1 4। देन उसके बाद 4 इंटू 1.5 मतलब कि 1.5 6 आएगा। देन उसके बाद 6 इंटू 2 और 0.5 इंक्रीज करके 6 इंटू 2 मतलब कि 12 आएगा। एंड 12 इंटू 2.5 लास्ट में आएगा 12 इंटू 2.5। तो 12 इंटू 2.5 करने से यहाँ पर आएगा 30 एंड 30 इज द करेक्ट आंसर, मतलब कि एक्स का वैल्यू है 30। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 30। तो आई होप मैंने जितना भी क्वेश्चन डिस्कस किया आप लोगों को अच्छे से समझ आया है। तो आप लोग समझ रहे हो कि सीसेट का पेपर कैसा रहता है। एंड आप लोग इन सब क्वेश्चंस को मेरे साथ ही सॉल्व करना, जिससे आप लोगों का कन्फ्यूजन और भी क्लियर होगा। अगर कुछ भी डाउट है आप लोगों का तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। एंड मैंने एपीएससी का जनरल साइंस का वीडियो अपलोड कर दिया है, तो उसको जाके ज़रूर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एंड अगर आप लोग इन सब क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू।